नमस्कार दोस्तों, आपके सामने हाजिर है रसीदी टिकट का भाग 8। आज हम बात करेंगे अमृता प्रीतम की साइकाइट्रिस्ट से मुलाकात और डॉक्टर के लिए लिखे गए सपने जो उन्हें अक्सर परेशान किया करते थे। पहला सपना। बहुत ऊंची इमारत के शिखर पर मैं अकेले खड़े होकर अपने हाथ में लिए हुए कलम से बातें कर रही थी। तुम मेरा साथ दोगे? कितने समय तक मेरा साथ दोगे? अचानक किसी ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम छलावा हो, मेरा हाथ छोड़ दो, मैंने कहा और ज़ोर से अपना हाथ छुड़ाकर इस इमारत की सीढ़ियाँ उतरने लगी। मैं बड़ी तेज़ी से उतर रही थी पर सीढ़ियाँ ख़त्म होने में नहीं आती थी। मेरी सांस तेज़ होती जा रही थी। डर रही थी कि अभी पीछे से आकर वह छलावा मुझे पकड़ लेगा। आखिर सीढ़ियाँ ख़त्म हो गईं पर नीचे उतर कर देखा, सब और बाग ही बाग थे और ज़मीन का चप्पा चप्पा लोगों से भरा हुआ था। ये बाग भी इसी इमारत का हिस्सा थे और वहाँ लोगों का मेला लगा हुआ था। किसी तरफ लोग नाटक खेल रहे थे और किसी तरफ कोई मैच हो रहा था। न जाने कहाँ से मेरी पुरानी साइकिल मुझे मिल गई और मैं उस पर चढ़कर बाहर जाने का रास्ता खोजने लगी। बागों के किनारे किनारे साइकिल चलाते हुए मैं जिस तरफ भी जाती थी वहाँ आगे पत्थर की दीवार आ जाती थी और मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता था। मैं फिर किसी और तरफ साइकिल मोड़ लेती थी पर वहाँ भी अंत में एक दीवार आ जाती थी और मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। इसी घबराहट में मेरी आँख खुल गई। सपना 2। सफ़ेद संगमरमर का एक बुत मेरे सामने पड़ा हुआ था। मैं उसकी ओर देखती रही और फिर मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारा क्या करूँगी? ना तुम बोलते हो और ना सांस लेते हो। आज मैं तुम्हें तोड़ दूँगी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूँगी। तुमने मेरी सारी उम्र गंवा दी है, मेरा तसव्वुर, तुम मेरे आदर्श। और जब मैंने उस बुत की ज़ोर से परे फेंका तो मैं अपने ही ज़ोर के कारण जाग गई। सपना 3। मैंने देखा मेरे पास एक लड़की खड़ी हुई है, कोई 20 बरस की होगी, पतली लंबी और उसका एक एक नक्श जैसे किसी ने बड़ी मेहनत से गढ़ा हो। पर उसका रंग काला और चमकदार है, जैसे किसी ने काले पत्थर को तराश कर एक बुत बनाया हो। यह कौन है? मुझसे किसी ने पूछा। मेरी बेटी, मैंने उत्तर दिया। पूछने वाला कौन था यह मुझे नहीं मालूम, पर उसने फिर चकित होकर पूछा, मैंने तेरे 2 बच्चे देखे हैं, वे बड़े सुंदर हैं। सुंदर तो यह भी है, पर इसका रंग? वे दोनों छोटे हैं, उनका रंग गोरा है। यह मेरी बड़ी बेटी है। तुम जानते हो, पार्वती ने एक बार अपने शरीर के मैल को इकट्ठा करके एक पुत्र गणेश बना लिया था। मैंने अपने मन के सारे रोष को बटकर यह बेटी बनाई है, मेरी कला, मेरी कृति। सपना 4। मैं एक उजाड़ जगह से गुजर रही थी। मुझे किसी की शक्ल नज़र नहीं आई, लेकिन एक आवाज़ सुनाई पड़ी। कोई गा रहा था, तुम कौन हो? मैंने उस उजाड़ में खड़े होकर चारों ओर देखा। मैं बहादुर मिर्ज़ा हूँ। साहिबा ने मेरे तीर छिपा दिए और मुझे लोगों के हाथों बेआई मौत मरवा दिया। मैंने फिर चारों ओर देखा पर मुझे किसी की सूरत दिखाई नहीं दी। मैंने उत्तर दिया, कभी कभी कहानियाँ करवट बदल लेती हैं। आज एक मिर्ज़ा ने मेरे तीर छिपा दिए हैं और मुझे एक बहादुर साहिबा को बेआई मौत मरवा दिया है। सपने 5। बादल बड़े ज़ोर से गरजे, सारा आसमान काँप उठा और फिर मेरे दाहिने हाथ पर बिजली गिर पड़ी। मेरे सारे शरीर को एक सख्त ज़ोर का झटका लगा और फिर मैंने संभल कर अपने हाथ को हिलाकर देखा। हाथ बिल्कुल ठीक था, केवल एक जगह से थोड़ा लहू बह रहा था, मारो एक खरोंच आ गई हो। दूसरी बार बड़ी बिजली कड़की और मेरे उसी हाथ पर गिर पड़ी। फिर एक सख्त झटका लगा और मैंने जब हाथ को हिलाकर देखा तो वह बिल्कुल साबुत था, केवल एक जगह थी, ऐसी थी मानो मामूली सी रगड़ लग गई हो। तीसरी बार फिर आसमान के टुकड़े हो गया और मेरे उसी हाथ पर बिजली गिर पड़ी। सख्त झटका लगा, पर उसके बाद जब मैंने हाथ को हिलाया, हाथ हिलता अवश्य था पर एक उंगली टेढ़ी हो गई थी। मैंने अपने दूसरे हाथ से उस उंगली को दबाया, बार बार दबाया, तो वह सीधी हो गई, अपनी जगह आ गई।
मैंने अपने हाथ में कलम पकड़कर देखा। मेरा हाथ बिल्कुल ठीक था। मेरी कलम अभी भी लिख रही थी। इस समय मेरे मन की हालत वॉल्टेयर के मन जैसी थी जब उसने सुंदरता की बृत लिखी थी। तुम ऊंचे आसमान से उतरी हो या गहरे पाताल से निकली हो, तुम्हारी दृष्टि नीरी शराब, दैत्यमय भी, देवमय भी। तुम्हारी आँखों में सांझ भी, भोर भी, तुम्हारी सुगंध जैसे सांझ की आंधी, तुम्हारे होंठ दारू का एक घूंट, तुम्हारा मुख एक जाम। तुम किसी खो खंदक में से उभरी हो या तारों से उतरी हो। तुम एक हाथ से खुशी बीजती हो, दूसरे से तबाही। तुम्हारे गहनों की छटा कितनी भयानक, तुम्हारा आलिंगन जैसे कोई कब्र में उतरता जाए। इसी वर्ष के आरंभ में 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार की ओर से मैं नेपाल गई थी। पर मन की बड़ी उखड़ी हुई दशा थी और वहाँ से जो पत्र इमरोज को लिखे थे वे ये थे। तो कल नेपाल ने मेरी उस कलम का सत्कार किया जिससे मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत के गीत लिखे। इसलिए मुझे जितने फूल मिले मैंने तुम्हारी याद पर चढ़ा दिए। हिज्र दी इस रात बिच कुछ रोशनी आवंदी पाई। मेरी इस कविता में तुम्हारी याद की बत्ती चल रही थी। रात 11:30 बजे तक इस रोशनी का जिक्र होता रहा। पास कितनी ही नेपाली, हिंदी और बंगाली कविताएं चल रही थी। एक फारसी का शेर था, रेगिस्तान में हम लोग धूप से चमकती हुई रेत को पानी समझकर दौड़ते हैं, भुलावा खाते हैं, तड़पते हैं। पर लोग कहते हैं रेत है, पानी नहीं बन सकती। और कुछ सयाने लोग उस रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते। वे लोग सयाने होंगे, पर मैं कहती हूँ जो लोग रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते उनकी प्यास में ज़रूर कोई कसर है। सच, मेरे छलावे, मेरे सयानेपन में कोई कसर हो सकती है, पर मेरी प्यास में कोई कसर नहीं। 27 जनवरी 1960। राही, तुम मुझे संध्या वेला में क्यों मिले? ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला है। तुम्हें मिलना था तो ज़िंदगी की दोपहर के समय मिलते, उस दोपहर का सेक तो देख लेती। काठमांडू में किसी ने यह हिंदी कविता पढ़ी थी। हर व्यक्ति की पीड़ा उसकी अपनी पीड़ा होती है, पर कई बार इन पीड़ाओं की आकृतियाँ मिल जाती हैं। यह मेरी प्रतीक्षा तुम्हारे शहर की जालिम दीवारों से टकरा कर सदा घायल होती रही है। पहले भी 14 वर्ष राम वनवास की अवधि इसी तरह बीत गए और लगता है मेरी ज़िंदगी के बाकी वर्ष भी अपनी उसी पंक्ति में जा मिलेंगे। 1 फरवरी 1960। वर्ष 1961। इस वर्ष के आरंभ में मेरी जो दशा थी उसे उस समय इन शब्दों में लिखा था। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन के 4 पड़ाव होते हैं, 4 वर्ण, 4 आश्रम। इनके संबंध में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, पर जीवन के सफ़र में मैंने अपनी मानसिक अवस्था के 4 पड़ाव अवश्य देखे हैं और इनके संबंध में कुछ विस्तार से कह सकती हूँ। पहला पड़ाव था अचेतना का। यह बाल बुद्धि के समान थी, जिसे हर वस्तु एक अचंभा लगती थी, आश्चर्य, जिसे छोटी से छोटी वस्तु में बड़ी से बड़ी दिलचस्पी पैदा हो जाती थी और जो पल में बिलक उठती थी और पल में हर्षित हो उठती थी। दूसरा पड़ाव था चेतनता। यह एक भरपूर अंगों वाली उच्छृंखल जवानी के समान थी, जिसका रोष बड़ा प्रचंड होता है, बड़ा रक्तिम, जो जीवन के गलत मूल्यों से जब रूठ जाती है, मनने में नहीं आती, और जो एक सर्प के समान नफरत को मणि समझकर अपने मस्तिष्क में संभाले रखती है। तीसरा पड़ाव था दिलेरी। वर्तमान को उधेड़ने वाली और भविष्य को सी देने वाली दिलेरी। सपनों को ताश के पत्तों की भांति मिलाकर और बांटकर कोई खेल खेलने वाली दिलेरी, जिसकी कोई भी हार शाश्वत हार नहीं होती, जिसके पत्ते फिर से मिलाए जा सकते हैं और जीत की आशा फिर बांधी जा सकती है। और अब चौथा पड़ाव है अकेलापन। 3-4 वर्ष पूर्व जब वियतनाम के प्रेसिडेंट हो चिन मिन दिल्ली आए थे तो एक मुलाकात में उन्होंने मेरा माथा चूमकर कहा था, तुम दोनों दुनिया के गलत मूल्यों से लड़ रहे हैं, हम दोनों, मैं तलवार से तुम कलम से। और हो ची मिन
के व्यक्तित्व का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि उनके जाने के बाद मैंने कविता लिखी जो वियतनाम में 26 मई 1958 के अखबार नहान दान में छपी थी। पर यह नहीं मालूम कि वह हो ची मिन की नज़र से गुजरी या नहीं। फिर दिल्ली रेडियो के लिए जब विश्व के कुछ लोकगीत अनुवाद करके एक धारावाहिक क्रम में प्रस्तुत किए तो उन्हें पुस्तक रूप में प्रकाशित करते समय वह पुस्तक आशमा हो ची मिन के शब्द दोहराते हुए उन्हें ही अर्पण कर दी थी। 1 मार्च 1961 थी जब वियतनाम से मुझे हो ची मिन का तार आया। आई सेंड यू माई फ्रेंडलीस्ट एडमायरेशन एंड काइंडेस्ट ग्रीटिंग। तो मन की दिशा कुछ बदली। साथ ही एक अंग्रेज़ी फिल्म याद आई जिसमें महारानी एलिजाबेथ जिस नवयुवक से मन ही मन प्यार करती हैं उसे जब समुद्री जहाज देकर एक काम सौंपती हैं तो दूर से दूरबीन लगाकर जाते हुए जहाज को देखकर परेशान हो जाती हैं। देखती हैं कि नौजवान की प्रेमिका भी जहाज पर उसके साथ है। वो दोनों डेक पर खड़े हैं। उस समय महारानी को परेशान देखकर उसका एक शुभचिंतक कहता है, मैडम लुक अ बिट हायर। लुक। ऊपर उस नवयुवक और उसकी प्रेमिका के सिरों से ऊपर महारानी के राज्य का झंडा लहरा रहा था और मैं अपने आप से स्वयं ही कहती, अमृता लुक अ बिट हायर। और मैं ज़िंदगी की सारी हारों और परेशानियों से ऊपर देखने की कोशिश करने लगी जहाँ मेरी कृति थी, मेरी कविताएं, मेरी कहानियाँ, मेरे उपन्यास। नमस्कार। भाग 8 यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे भाग 9 में। बहुत शुक्रिया।